हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज हम केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू तथा जो हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उन प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, क्वेश्चन तो हमारे प्रीवियस ईयर हैं ही, साथ ही साथ जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज का पहला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन रसायन विज्ञान में दो होता है, एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। यानी कि एक केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होता है जो रिवर्सिबल होता है, यानी कि जो एक बार हो जाए, जो क्रिया एक बार हो जाए और उसी क्रिया को दोबारा से प्राप्त कर लिया जाए, तो वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। लेकिन जो रासायनिक क्रिया होती है वो दोबारा से प्राप्त नहीं होती है, वो केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन दिया है, लोहे में जंग लगना, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का अस्तर बनना। आप इसमें क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कौन सा सही जवाब होगा। अगर लोहे में जंग लग जाता है तो क्या यह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलना लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि लोहे में जो जंग लगती है, जो रस्टिंग होती है, वो केमिकल प्रोसेस होता है। अगर लोहे में एक बार जंग लग गया तो दोबारा सही नहीं होता है, ठीक है, दोबारा लोहा उसी स्टेज पर नहीं आ पाता है। पानी का उबलना आप खुद दिमाग लगाइए। अगर हम पानी को उबाल देते हैं और फिर उसे थोड़ी देर तक रख देते हैं, फिर पानी अपने पुराने अवस्था में आ जाता है, तो पानी का उबलना आपका भौतिक परिवर्तन है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, पानी का उबलना, ऑप्शन बी। ठीक, ऐसी प्रक्रिया जो रिवर्सिबल होती है, यानी कि एक बार हो जाए, अगर लकड़ी जल जाएगी तो क्या दोबारा अपने उसी स्टेज में आ जाएगी, उसी अवस्था में आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का अस्तर बनना, यदि तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का अस्तर बन जाता है तो ये केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पानी का उबलना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ से पूछा है कि कोई ठोस डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित हो रही है, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो रही है बिना द्रव बने, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऐसी प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सेम क्वेश्चन ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा 44वां बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन यही टीआरई में आया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही क्वेश्चन 44 बीपीएससी में पूछा गया और वही क्वेश्चन टीआरई 3 में पूछा गया है कि ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया डायरेक्ट क्या कहलाती है। तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या क्या शामिल होता है। कपूर तो हम सभी जानते हैं, कपूर जो होता है वो डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाता है। साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेप्थलीन की गोली जो आती है वो, या फिर शुष्क बर्फ, ये सभी जो होते हैं ये डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में चेंज नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल देके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वो एग्जाम्पल है जो ठोस से गैस में चेंज हो जाता है। अगर वहाँ पे आपको नेप्थलीन, शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, ये सब देखने को मिल सकता है। तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्यों। ये बहुत महंगे होते हैं, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इनका प्रयोग निरापाद नहीं है, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा जल का हिमांक घट जाता है। मतलब यहाँ पे विचार करना और बताना है कौन सा सही है।
तो जब आप शुद्ध जल है, पेवर जल है, उसमें अगर आप नमक डालते हैं तो क्या उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और उसका हिमांक जो है वो घट जाता है? तो ये बिल्कुल सही है। शुद्ध जल में जब आप नमक डालते हैं ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और उसका हिमांक जो होता है वो घट जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है, जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। जल में अगर हम कोई चीज़ मिक्स करेंगे तो उसका जो अगर हम जल में नमक को मिक्स करेंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर हम जल में मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का जो क्वथनांक होता है वो घट जाता है। यानी ए और दो दोनों ही सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक और दो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही पहचानना है कि कितने सेंटेंस जो है वो सही है, कितने कथन सही है। पहला दिया है, क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थों के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। क्या ये सही है कि गलत है? क्रिस्टलीकरण जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्या वो शुद्ध पदार्थों के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया? तो ये बिल्कुल सही है। क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणु और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है। सही है कि गलत है? ये भी सही है। यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यही गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो रासायनिक परिवर्तन ना होकर भौतिक परिवर्तन होता है। यानी कि एक और दो आपका सही है और तीसरा गलत है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दो केवल सही है, तीसरा आपका गलत है। ठीक, ये रासायनिक प्रक्रिया ना होकर भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का उदाहरण है। दूध क्या है? एक विलयन है, कोलॉइड विलयन है, इमल्शन है या वायु विलयन है? तो आपको बताते हैं दूध जो होता है वो कोलॉइड विलयन होता है, लेकिन दूध इमल्शन के भी अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस ऑप्शन के अनुसार जो आयोग ने ऑप्शन माना था वो ऑप्शन सी माना था, इमल्शन है दूध, लेकिन दूध एक कोलॉइड विलयन भी है। तो इसमें बी और सी दोनों को जो है नंबर मिला होगा, लेकिन जो आयोग ने माना था वो ऑप्शन सी माना है। ठीक है, दूध एक इमल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु एक है यौगिक, तत्व, मिश्रण या विद्युत अपघटक? देखिए वायु पूछा है, वायु क्या है? यौगिक है, तत्व है या मिश्रण है? यौगिक यानी कि कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो होते हैं जिनका अपना फार्मूला होता है, जैसे H2SO4 ये कंपाउंड है, जैसे HCl ये कंपाउंड है क्योंकि इसका अपना फार्मूला है। ऐसे पदार्थ जिनका अपना फार्मूला होता है वो कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। तत्व क्या होता है? तत्व जो होता है वो सिंगल होता है, जैसे क्लोरीन Cl ये तत्व है, जैसे ऑक्सीजन ये तत्व है, इनका फार्मूला है लेकिन ये सिंगल है। कंपाउंड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे H2SO4 ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, H2 और SO दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो ये यौगिक के अंतर्गत आएगा। लेकिन पूछा वायु क्या है, तो वायु में अनेक प्रकार के गैसों का एक मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। वायु का अपना कोई फार्मूला नहीं है, मिश्रण का कोई फार्मूला नहीं होता, ये अनेक प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है और इसका अपना फार्मूला नहीं होता है। मिश्रण और यौगिक में ये अंतर है कि मिश्रण जो होता है ये भी कई चीज़ों से मिलकर बना होता है और यौगिक भी कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, लेकिन कंपाउंड का, यौगिक का अपना फार्मूला होता है, मिश्रण का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो वायु का आप लोगों ने कहीं भी फार्मूला नहीं पढ़ा है। अगर यहीं पे जल दे देता तो जल का फार्मूला होता है H2O, तो ये मिश्रण ना होकर यौगिक हो जाता, जबकि जल में भी कई सारी चीज़ें मिली होती हैं, लेकिन जल का फार्मूला होता है, तो इसलिए जल एक यौगिक है, वायु एक मिश्रण है। वायु में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। जैसे वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन 78.9%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इस तरह से और गैसें जैसे हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जिनॉन आदि गैसों का मिश्रण होता है वायु। तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? यानी कि पत्तियों से आणविक ऑक्सीजन का निकलना कौन सी भौतिक, तो ये क्या कहलाता है? ये विसरण कहलाता है। पत्तियों से ऑक्सीजन का निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश करना क्या कहलाता है? विसरण की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का पता लगाएं। इसमें से कौन सा विषम है? फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग,
कोयले का जलना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से आपसे पूछने की कोशिश किया है कि इसमें से रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में कौन सा विषम है, किसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, किसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो आप देखिए फल का पकना, अगर फल पक जाता है, जब एक बार फल पक जाता है तो क्या वो दोबारा फिर से कच्चा हो पाता है? नहीं हो पाता ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, एक मिनट, ये कैसा हो जाएगा, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। सीमेंट की सेटिंग, जब आप सीमेंट को एक बार सेट कर देते हैं तो क्या दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जिसको आप उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, यानी कि केमिकल चेंज। कोयले का जलना, कोई भी चीज जल रही है संसार में, कोई भी चीज जल रही है, देखिए मोम का पिघलना और मोम का जलना दो अलग अलग प्रोसेस होता है। यहीं पे अगर आप कोयले का जलना है तो ये आपका केमिकल चेंज है, अगर यहीं पे मोम का जलना होगा तो वो केमिकल चेंज होगा। लेकिन मोम जब पिघलती है तो दोबारा अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेती है, इसलिए मोम का पिघलना भौतिक अवस्था के अंतर्गत आता है और मोम का जलना जो होता है वो रासायनिक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसमें विषम कोई भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें कोई भी विषम नहीं है, तीनों एक जैसे ही नेचर रखे हैं, तीनों में ही केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे जलने की, तो कोई भी प्रोसेस जिसमें जलना दिखा रहा हो वो सब आपका केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा मोम का जलना तो केमिकल प्रोसेस होगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया मोम का पिघलना तो आपका रासायनिक परिवर्तन ना होकर भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जब मोम पिघलता है तो आप सब ने देखा होगा कि दोबारा वो अपने स्टेज में आ सकता है पिघलने के बाद, जलने के बाद नहीं, पिघलने के बाद, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, अनुत्क्रमणीय होना, नया पदार्थ बनना, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ऊर्जा का अवशोषण होना, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में अनुत्क्रमणीय होना ये सही है, नया पदार्थ भी बनता है रासायनिक परिवर्तन में, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना यही आपका गलत हो जाएगा, और गलत होते हुए यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन सी ही आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, जलीय विश्लेषण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पे पूछा है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो प्रक्रिया आपकी अपचयन की प्रक्रिया कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है, रिडक्शन की प्रक्रिया, ठीक है। रिडक्शन प्रक्रिया क्या होता है? रिडक्शन प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में मौजूद होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा, विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए, AgNO2, विलयन और कॉपर धातु, ये जोड़ा जो है ये विस्थापन अभिक्रिया देगा। कैसे देगा यहाँ पे आप देख लीजिए, जब हम Cu यानी कि कॉपर को 2AgNO3 की क्रिया कराते हैं तो CuNO3 बन जाता है और 2Ag अलग हो जाता है, तो ये विस्थापन की क्रिया दे रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, अपोचयन, अभिक्रिया एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में जो होता है वो ऑक्सीडेशन में, अपचयन नहीं सॉरी, हाँ अपचयन, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, उपचयन में जो होता है वो ऑक्सीजन की संख्या घटती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों और उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि किसमें अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो किसमें सबसे ज़्यादा, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा आपको व्यवस्थित करना है।
तो हम सभी को पता है कि अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम किस में होता है? सबसे कम गैस में होता है। किस में होता है सबसे कम? सबसे कम गैस में होता है। उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा गैस दिया है, कौन सा द्रव दिया है और कौन सा ठोस दिया है। सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है। तो हाइड्रोजन आपको गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, इसका आकर्षण बल सबसे कम होगा। सबसे पहले इसे रखेंगे। फिर द्रव में वाटर दिया है, जल दिया है, तो द्रव होगा। और उसके बाद धातु में लोहा दिया हुआ है, ठोस में लोहा दिया हुआ है। तो इसी का आकर्षण बल मतलब बढ़ते क्रम में लगा हुआ है। अगर दूसरा वाला देखें, वायु में आकर्षण बल, वायु में आकर्षण बल कम होगा, ये बिल्कुल सही है। नमक ठोस है, इसमें सबसे ज़्यादा होगा, इसको यहाँ रखना चाहिए था तब ये सही होता। नमक ठोस है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। रस यानी कि द्रव इसमें इसके बाद होगा और वायु में सबसे कम होगा। तो ये आपका आकर्षण बल जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम की तरफ है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए, हाइड्रोजन, पानी और लोहा। ठीक, गैस, द्रव और ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में एथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की दवाई में? तो एथाइल अल्कोहल जो होता है उसे एंटीसेप्टिक बनाने के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, एथाइल अल्कोहल का यूज एंटीसेप्टिक बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? अणु बारीकी से पैक किए होते हैं। आपको ठोस की विशेषता बतानी है। देखिए, ठोस जो होता है वो उसके अणु जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। तो वही दिया है, अणु बारीकी से पैक किए होते हैं, ये ठोस की विशेषता है। आसानी से बहने की क्षमता रखते हैं। कोई ठोस वस्तु है, क्या वो बह जाएगी? नहीं बहेगी ना। तो यही आपका गलत हो जाएगा और गलत होते हुए यही सही हो जाएगा। अगला दिया, निश्चित आकार होता है। तो हाँ जी, ठोस का निश्चित आकार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आपसे पूछा है कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है, तो ठोस की विशेषता नहीं है पूछा है, तो नहीं में आपका यही हो जाएगा, आसानी से बह सकते हैं। क्योंकि जो ठोस होते हैं वो बहते नहीं है, उनका शेप और साइज निश्चित होता है, वो बहते नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? पानी का वाष्पीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का तनुकरण, बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो इसमें जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा रिलीज हो रही है वो होगा ऑप्शन बी और सी दोनों ही, यानी कि 2 और 3 दोनों। तो इसमें देख लीजिए किसमें 2 और 3 दोनों दिया हुआ है, तो 2 और 3 दोनों दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी में। 2 और 3 दोनों ही आपका सही है। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण तथा बिना बुझे चूने के साथ पानी की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का उदाहरण है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है, ठीक है, जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? गैसों का द्रवीकरण कैसा होता है? कम तापमान उच्च दाब, कम तापमान कम दाब, उच्च तापमान उच्च दाब या उच्च तापमान कम दाब। गैसों का द्रवीकरण कैसा होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गैसों का द्रवीकरण कम तापमान उच्च दाब पर होता है। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है और दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है वो उच्च होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? अग्निशामक का कौन सा घटक है? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, ये अग्निशामक का घटक है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इनमें से एक तत्व नहीं है, गैस। तत्व को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? धातु, अधातु और उपधातु। तत्व को 3 भागों में ही बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। गैस जो है ये कोई भी तत्व नहीं है, जबकि गैस को अधातुओं की ही श्रेणी में रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा गैस किसके अंतर्गत आते हैं, तो गैस को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट, जिसमें गैस को अधातुओं की ही श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवाशियर या सीवी रमन।
इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 65 बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है। तो इसका सही जवाब है लेवाशियर या लेवोजियर जिसे कहा जाता है। इन्हें लेवाशियर भी लिखा जाता है, इंग्लिश में लेवासियर लिखा जाता है। इन्हीं को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक रूप से है। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट। प्रश्न को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए कि नीला थोथा जो है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो जो नीला थोथा है इसे कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। नीले थोथों को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। वहीं पे अगर इसका फार्मूला पूछ ले तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O, जिसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? अनबुझा चूना किसे कहा जाता है? CaO, CaCO2, CaOH का होल्टॉइज, CaCl2। देखिए ये अनबुझा जो है, अनबुझा जो चूना है इसे क्विक लाइम कहा जाता है। तो किस इसका फार्मूला पूछा है, अनबुझे चूने का फार्मूला पूछा है, तो इसका फार्मूला CaO है। इस बार बीपीएससी टीआरई एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन आया था। ठीक है, CaO अनबुझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इंग्लिश में इसी को क्विक लाइम या अनबुझा चूना कहते हैं। ये जो अनबुझा चूना होता है ये कमरे के ताप पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, कमरे के टेम्परेचर पर कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? यानी कि पूछा है जो चूने का पानी होता है उसका रंग दुधिया किसके कारण होता है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, O3 या ओजोन के कारण। तो जो चूने का पानी होता है उसका रंग दुधिया जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, CO2 के कारण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चूने के पानी का रंग दुधिया किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। बीपीएससी प्री 2020 में आया और इस बार ये टीआरई में पूछा था, लाइम वाटर देके चूना लगा दिया था। चूना पानी, लाइम वाटर, इसको सब लोग जो है नींबू पानी समझकर इसका आंसर लगभग लोगों का गलत हो गया था। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चूने के पानी का रंग कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दुधिया रंग होता है। ठीक है, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? दुधिया हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम या राख। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन दिया ना, इनमें से चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी और जिप्सम तीनों ही सीमेंट के मुख्य घटक हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी और जिप्सम तीनों ही इसके मुख्य घटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। मतलब यहाँ से पूछा है कि कार की बैटरी में क्या यूज होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 या फिर आसुत जल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल यूज होता है, H2SO4। H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, ये कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल क्या है? वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, वही क्वेश्चन आपको बीपीएससी 1997-98 में देखने को मिला और वही सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी 2017 में देखने को मिला। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। आप यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी मेरे द्वारा सॉल्व कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको इसी चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा बिहार जीके के भी प्रीवियस ईयर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप उन्हें भी जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है।
मतलब जब पीतल के बर्तन को कलई किया जाता है तो जो अमोनियम क्लोराइड चूट से धुआं निकलता है वो धुआं क्या है? अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, या अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है, मतलब सोना किसमें घुलनशील है, किसमें घोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? तो आपको बता दें जो सोना होता है इसको एक्वारेजिया में घोला जाता है। किसमें? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया में सोना को घोला जाता है। इनमें से कोई भी सही नहीं है और नन ऑफ एबव का भी ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए इसमें जो है आयोग के द्वारा स्टार मार्क कर दिया गया है। इसमें से कोई भी सही नहीं है। सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया क्या होता है? जो एक्वारेजिया होता है ना, ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। किसका? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसमें नाइट्रिक एसिड 1% और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3% मिक्स होता है और इन्हीं दोनों के मिश्रण से एक्वारेजिया बनता है, जिसमें सोने को घोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का जो आबंध क्रम है वो 3 है। ठीक है, CO समूह यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आबंध क्रम है वो क्या है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम से क्या बनता है? चम्मच, दवाई, बिजली या पैसा? तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब है यूरेनियम से बिजली बनती है। यूरेनियम से क्या बनता है? यूरेनियम से बिजली बनती है। ठीक है, और यूरेनियम का यूज जो होता है वो नाभिक रिएक्टरों में भी किया जाता है। नाभिक रिएक्टरों में नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है, जिससे क्या होता है? बिजली का निर्माण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से क्या प्राप्त करते हैं? ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक होती है इससे हाइड्रोजन तो प्राप्त करते हैं, कहीं कहीं हाइड्रोजन लिखा होता है, कहीं कहीं ब्लू हाइड्रोजन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ब्लू हाइड्रोजन, लेकिन ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो पानी में घुल जाता है तो उसे कठोर बना देता है? क्या वो CaCO3 है, MgSO4 है, या CaHCO3 का होल्टॉइज है? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, CaHCO3 का होल्टॉइज, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये क्या होता है? पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है, यौगिक को कठोर बना देता है। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है? क्षारीय यानी जिसे बेसिक कहते हैं, बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? क्या वो सफ़ेद या वाइट लेड है, या रेड लेड जिसे सिंदूरी कलर कहते हैं, या लिथार्ड्स है? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षारीय लेड होता है, बेसिक लेड कार्बोनेट होता है, उसको सफ़ेद यानी कि वाइट लेड कहते हैं। ठीक है, वाइट लेड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, वाइट लेड। इसका अगर आपसे सूत्र पूछ लिया जाए, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2PvCO3 इंटू PvOH का होल्टॉइज। 2PvCO3 इंटू PvOH का होल्टॉइज, इसे क्षारीय लेड कार्बोनेट कहते हैं। ये सफ़ेद या वाइट लेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होता है? मतलब इसमें से पूछा है सबसे अधिक वजन किसका होता है? सुक्रोज के मोल का, या कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल, या फिर CaCO3 के 2 मोल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CaCO3 के 2 मोल का वजन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव टिंडल प्रभाव दिखाता है? कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाता है? NaCl का पतला घोल, दूध, स्टार्च सॉल्यूशन, एक से अधिक? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एक से अधिक। क्यों? क्योंकि दूध और स्टार्च सॉल्यूशन दोनों ही इमल्सन है, और जितने भी इमल्शन होते हैं वो सब टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। जितने भी कोलाइड घोल होते हैं वो क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो इसमें दूध और स्टार्च सॉल्यूशन दोनों ही कोलाइड है और ये दोनों ही टिंडल प्रभाव दिखाएंगे। तो इसका जो जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? इसमें से पूछा है कौन सा जल में घुलनशील है, FeO, ZnO, CaO, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये जल में घुलनशील होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है जिसे CaO कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एक और टॉपिक है जिसमें धातु, खनिज, अयस्क और उसके गुणधर्म और उसके उपयोग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिले हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोहे का विशुद्धम रूप है, लोहे का सबसे इम्प्योर फॉर्म पूछा है, सबसे का इम्प्योर फॉर्म कौन सा है? कच्चा लोहा, स्टील, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। तो जो लोहे का सबसे इम्प्योर फॉर्म होता है वो पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पिटवा लोहा। लोहे का विशुद्धम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है, ठीक है, ये सबसे इम्प्योर फॉर्म होता है लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरान, लोहा, सिलिकॉन या एल्युमिनियम। तो इसमें जो सही जवाब है वो हो जाएगा बोरान। बोरान का जो गलनांक होता है वो सबसे उच्च होता है। आपसे इससे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहती है, तो वो भी बोरान ही हो जाएगा। बोरान एक ऐसी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहती है। इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। कैसा होता है? रेड कलर का होता है। और इसका जो गलनांक होता है वो सबसे उच्च होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि बोरान का गलनांक कितना होता है तो 2350 केल्विन बोरान का गलनांक होता है। कितना होता है? 2350 केल्विन सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट देखें, नीलम जिसे आप रूबी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3, Al3O2, N2O, N2O, N2O और NO2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नीलम का जो रासायनिक सूत्र है वो है Al2O3। Al2O3 जिसे रूबी कहा जाता है, जो पत्थर के रूप में लोग यूज करते हैं, एक रत्न है ये, इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। इसे नीलम कहते हैं। यह प्रकृत रूप से मिलता है और कृत्रिम रूप से, दोनों तरह से ये बनाया जाता है, ठीक है। ये प्रकृत रूप से भी मिलता है और कृत्रिम रूप से भी इसे बनाया जाता है। यह रत्नों की श्रेणी में आता है। कहीं कहीं आपको नीलम लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं रूबी लिखा हुआ होता है। इसका जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो वेल्डिंग में जो गैस प्रयोग होती है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। वेल्डिंग में जो प्रयोग होने वाली गैस है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है। इसमें क्या होता है? वेल्डिंग में ये प्रयोग होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है। वेल्डिंग क्या होता है? जब कोई आपकी लोहे की चीज़ टूट जाती है, उसका क्षरण हो जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया के द्वारा धातुओं को पिघलाकर जोड़ने का कार्य किया जाता है, ठीक है। वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, जो गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है उसकी पाइप पर किसका परत किया जाता है? अर्थात यहाँ से पूछा, जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें लोहे पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की, तांबे की, लेड की, क्रोमियम की, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जस्ते की। लोहे पर कोई लोहा है उसको जंग से बचाने के लिए जब इस पर जस्ते का लेपित किया जाता है, इस पर जस्ता लेपित किया जाता है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो इसी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड प्रक्रिया कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और इसमें जस्ते की परत लोहे पे चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने में के माध्यम से उत्सर्जित होता है? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मानव का जो पसीना होता है उसमें जल तो निकलता है, लेकिन जल के साथ साथ इसमें खनिज, अम्ल, यूरिया भी मौजूद होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है लोहा जिसे आयरन कहते हैं, आयरन भी मौजूद है, जिंक यानी जस्ता भी मौजूद है, मैग्नीशियम भी मौजूद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। पसीने में क्या क्या पाया जाता है? पसीने में पाया जाता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारे तत्व जो होता है वो पसीने में पाया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज जिसमें लोहे की कमी है, लोहे का अभाव है, कौन सा है? मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट या टिन? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोबाल्ट, टिन और कोबाल्ट और टिन दोनों ही अलौह धात्विक है। इन दोनों में ही लोहे की कमी पाई जाती है, लोहे का अभाव पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कोबाल्ट और टिन दोनों में ही लोहे की कमी पाई जाती है। ऐसे धातु जिसमें लोहे की कमी पाई जाती है उसे अलौह धात्विक खनिज कहा जाता है, और ऐसा धातु जिसमें लोहा भरपूर मात्रा में पाया जाता है या लोहे की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? मैग्नीज, निकल और क्रोमियम। इस जैसे जो धातु होते हैं वो धात्विक खनिज होते हैं, और जिसमें लोहे की कमी होती है वो अलौह धात्विक होते हैं। जैसे कोबाल्ट, टिन, तांबा, जस्ता, इन सब में लोहे की कमी पाई जाती है, इसलिए इसे अलौह धात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बना होता है? सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ग्लास के टुकड़े या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट और परख नली में जो ग्लास यूज होता है वो सिलिका का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है। किसका? सिलिका का। और मिश्रण है तो इसमें क्या क्या मिला होता है? इसमें सिलिका मिला होता है, सेरियम ऑक्साइड मिला होता है, सोडियम और अन्य ऑक्साइड मिले होते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिलिका, दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, दिया हुआ है, ये सब ग्लास के टुकड़े भी इसमें मिले होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक आक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका, सेरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। ठीक, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? सोना, रजत, तांबा या लोहा? रजत को ही चांदी कहा जाता है या सिल्वर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चांदी या फिर सिल्वर कहा जाता है। इसी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। किसकी? चांदी की या रजत की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। चांदी के बाद तांबा की होती है, तांबा के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद बेरिलियम और बेरिलियम के बाद कैल्शियम की होती है। ठीक है, आपसे ये सब नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा किसकी सबसे ज़्यादा है। तो चांदी की विद्युत जो होती है चालकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु कौन सा है? सोना, चांदी, पारा या प्लेटिनम? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम। इनमें से जो सबसे भारी धातु है वो प्लेटिनम है। ठीक है, प्लेटिनम जिसे पीटी लिखा जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो पीटी होता है। ये सबसे भारी धातु होता है। भारी धातु से इसका जो तात्पर्य है वो घनत्व से है, मतलब किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो प्लेटिनम का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, इसे पीटी से लिखा जाता है, इसका सिंबल जो होता है वो पीटी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या जिप्सम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये जिप्सम का ही एक रूप है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये दोनों आपस में एक दूसरे का रूप है। जब जिप्सम में जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल निकाल दिया जाता है, जल मिला दिया जाता है तो जिप्सम का रूप बन जाता है, और जब जल हटा दिया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। यही दो जल जब इससे हट जाता है और हाफ H2O बचता है तो ये जिप्सम का रूप धारण कर लेता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं जब हाफ जल होता है, और जब दो जल होते हैं तो इसे जिप्सम कहा जाता है। ठीक है, जब जल के दो अणु पाए जाएंगे CaSO4 इंटू 2H2O, जल के दो अणु पाए जाएंगे तो ये जिप्सम कहलाएगा, और जब जल के आधा अणु पाए जाएंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाएगा। अर्थात जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसी में जब जल की मात्रा बढ़ा दो तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जब जल सुखा दो तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ
H2O, हाफ H2O, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज यानी कि मिनरल क्या है? द्रव, गैस, अकार्बनिक ठोस, उपयुक्त सभी या इनमें से उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है अकार्बनिक ठोस। जो मिनरल होते हैं वो अकार्बनिक ठोस होते हैं, ठीक है, अकार्बनिक ठोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम। जो क्रियाशील धातु होते हैं वो हवा और पानी से भी रिएक्ट करते हैं। ऐसे धातु जो हवा और पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं, स्वतः जल जाते हैं, स्वतः खत्म हो जाते हैं, उन्हें क्रियाशील धातु कहा जाता है। तो इनमें से पोटेशियम जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम और सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए उसे मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो होता है ये पानी से और हवा दोनों से रिएक्ट करता है, ठीक है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। पोटेशियम के बाद सोडियम होता है, फिर कैल्शियम, फिर आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत धातु किस, इनमें से किसे श्वेत धातु कहते हैं? श्वेत धातु किसे कहते हैं? तो इनमें से किसी को भी श्वेत धातु नहीं कहते हैं। श्वेत धातु जो होता है उसे कैडमियम, बिस्मथ और जस्ते के मिश्र धातु को श्वेत धातु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकी हीरे के उत्पादन में किया जाता है? तो हीरे के उत्पादन में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के एलोट्राप्स हैं, चाहे हीरे की बात करें चाहे ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट का यूज हीरे के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सही बात है, उत्कृष्ट जो धातुएं होती हैं वो प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं, सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है, नहीं, ये गलत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए इसका सही जवाब है कि उत्कृष्ट धातुएं जो होती हैं वो प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती हैं। और यूरेनियम और जो सीसा ये उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव है यानी कि यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा वह धातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव है। अभी मैंने आपको बताया था अधातु जो रूम टेम्परेचर पे द्रव है वो ब्रोमीन था। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे द्रव था, लेकिन अभी पूछ रहा है आपसे कि कौन सा वो धातु रूम टेम्परेचर पे द्रव है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव रहता है। और वहीं पे आपसे अधातु पूछ ले तो अधातु ब्रोमीन जो होता है जिसे ये रेड कलर का होता है, ये एक अधातु है और रूम टेम्परेचर पे ये द्रव रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, पिच ब्लेड, रूटाइल या हेमेटाइट। तो जो पिच ब्लेड होता है, पिच ब्लेड, इससे रेडियम प्राप्त किया जाता है। किससे रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से, ठीक है। पिच ब्लेड रेडियम का एक अयस्क है, इससे रेडियम प्राप्त किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। कोई धातु है, कौन सी वो धातु है जिसको वायु में रखने पर उस पर हरे रंग की परत जम जाती है? तांबा, चांदी, निकल या जस्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा। आपने घर में भी देखा होगा तांबे की बर्तन, तांबे की बोतल या तांबे की गिलास अगर आपने घर में रखा होगा तो आपने देखा होगा कि उस पर कुछ दिन में या कुछ मतलब 1-2 दिन में, 2-4 दिन में उस पर हरे हरे रंग की परत जम जाती है। तो वो जो होती है कौन सी धातु होती है? तांबा होती है। तांबे पे हरे रंग की परत जम जाती है। वो हरा रंग क्या होता है, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि वो हरा रंग क्या है। तो वो कार्बोनेट की परत है। क्या है? कार्बोनेट की परत है जो हरा रंग देती है तांबे को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इनमें से कौन सा खनिज है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है? यानी यहाँ से आपसे लोहे का अयस्क पूछा, तो हेमेटाइट जो है ये लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिरंजक चूड़ के लिए कौन सा कथन असत्य है? बिरंजक चूड़ जल में अधिक विलीय होता है, यही आपका असत्य है, क्योंकि जो बिरंजक चूड़ होता है वो जल में विलीय नहीं होता है, यही आपका असत्य है। बिरंजक चूड़ हल्के पीले रंग का चूड़ है, ये सत्य है, लेकिन इसमें असत्य पूछा है तो ये सत्य है, गलत हो जाएगा। आक्सीकारक है, ये भी सत्य है, गलत हो जाएगा। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सत्य है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा है, ठीक है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, हिमांक,
त्रिक बिंदु, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखिए और इसका जवाब दीजिए कि वह ताप बिंदु जिसमें ठोस, द्रव और गैस एक ही बिंदु पे रहते हैं वो क्या कहलाता है। देखिए ठोस, द्रव और गैस ये तीन चीजें हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसे त्रिक बिंदु कहते हैं। तीन चीजें जब आपस में मिलती हैं, ठोस, द्रव और गैस, इसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। वो बिंदु क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वो क्वथनांक कितना होता है, तो वो होता है 273.16 केल्विन, या अगर इसी को डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपसे त्रियक पॉइंट पूछ लिया जाए, ट्रिपल पॉइंट पूछ लिया जाए कि ट्रिपल पॉइंट कितना है, तो अगर केल्विन में पूछा जाएगा तो 273.16 केल्विन होगा। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता है तो 0.01 डिग्री सेल्सियस होगा त्रियक बिंदु का मान। ठीक है, इस पर ठोस, द्रव और गैस ये एक साथ पाए जाते हैं, इसे त्रिक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने को कहा है। इसको आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। इसको रटना नहीं है, इसको हमें फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व करना सीखना है। देखिए 40 डिग्री को सेल्सियस में चेंज करना, जब हम किसी मान को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करते हैं तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं, F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, जिसमें डिग्री सेल्सियस की जगह पे जो मान दिया होता है वो लगा देते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान क्या हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। वहीं पे 40 डिग्री की जगह अगर आपको 50 डिग्री दे दिया जाए तो इसका फ़ारेनहाइट पैमाने पे मान क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें इसको सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि अगर 40 डिग्री की जगह 50 डिग्री दिया होता तो इसका फ़ारेनहाइट में मान क्या होता। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले पर आपको रख देना है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 40 की जगह आपको 50 रख देना है और प्लस 32 करके इसको सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे को ठंडा किया जाता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से। यानी कि यहाँ से पूछा रूम टेम्परेचर जो है वो ठंडा कैसे होगा, किससे। क्या हम पानी फेंक देंगे कमरे में तो रूम टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, नहीं होगा ना। संपीड़ित गैस जो होती है, जो एसी में प्रयोग किया जाता है, जो आपका एसी में यूज किया जाता है, उसे संपीड़ित गैस का यूज किया जाता है। इस संपीड़ित गैस को छोड़ने से रूम का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, संपीड़ित गैस क्या होती है, जो एसी में प्रयोग किया जाता है, जो आपका रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, वो संपीड़ित गैस होती है। इससे क्या होता है, तापमान कम हो जाता है और कमरे का टेम्परेचर जो होता है वो ठंडा हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अधिक कुचालक है। ऊष्मा का अधिक कुचालक पूछा है। ठीक है, ऊष्मा का अधिक कुचालक तांबा है, शीशा है, पारा है, जस्ता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इनमें से जो सबसे अधिक है वो है शीशा, ऊष्मा का अधिक कुचालक है। देखिए जितने भी धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं और जितने भी अधातु होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी होता है, जैसे पारा। पारा एक धातु है लेकिन ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना। मतलब यहाँ से पूछा है कि अगर 100 डिग्री ताप पर वायु में जल रहे हैं और 100 डिग्री वाष्प पे जल रहे हैं, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे कोई पानी रखा हुआ है, कोई बीकर है, इसमें 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी रखा हुआ है और 100 डिग्री टेम्परेचर पे वाष्प है, वाष्प निकल रहा है। इसमें दोनों में अगर आप जलेंगे तो किसमें सबसे ज़्यादा जलेंगे, जल में या फिर वाष्प में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जलना क्या होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होगा। मतलब ज़्यादा खतरनाक कौन सा होगा, तो वो होगा वाष्प। वाष्प ज़्यादा खतरनाक होगा। क्यों खतरनाक होगा ज़्यादा वाष्प, जल वाष्प जल की तुलना में, जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल भी है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जलवाष्प भी है। लेकिन जो जलवाष्प होगा वो ज़्यादा तेज आपके हाथ को जलाएगा। क्यों ज़्यादा तेज जलाएगा, क्योंकि जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा जिसे लेसेंट एनर्जी कहते हैं वो पाई जाती है, जिसके कारण जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम इंजन कैसे चलता है। देखिए स्टीम इंजन जो है ये ऊष्मा के माध्यम से ही चलता है। ऊष्मा या जिसे आप वाष्प कहते हैं, वाष्प भाप इंजन, इसी स्टीम इंजन को भाप इंजन ही तो कहा जाता है। ये भाप जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, उसी के द्वारा स्टीम इंजन चलता है। ठीक है, स्टीम इंजन एक प्रकार का भाप इंजन है, इसी को भाप इंजन कहा जाता है। या
जो होता है स्टीम इंजन, ये क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि स्टीम इंजन की खोज किसने की थी, तो स्टीम इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। किसने की थी? जेम्स वाट ने की थी। ठीक है, भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातानुकूलित यंत्र में किस कारण ठंडक होता है। देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, बस घुमा के थोड़ा सा पूछा है और ऑप्शन को चेंज कर दिया है कि वातानुकूलित यंत्र होता है वो किस कारण ठंडा होता है। गैस को दबाने या मुक्त करने से, जल के वाष्पीकरण से, जल को दबाने से, या ठोस को दबाने से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस को दबाने और मुक्त करने से वातानुकूलित यंत्र जो होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, वातानुकूलित यंत्र क्या होता है, जैसे एयर कूलर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये वातानुकूलित यंत्र के अंतर्गत आते हैं और इसमें कंप्रेसर टाइप यानी कि संपीड़ित गैस का यूज किया जाता है और इसमें गैस को दबाने और ठंडा करने से गैस को जो होता है दबाने और मुक्त करने से जो होता है वो ठंडा होता है, टेम्परेचर बना रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, या हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए कि एक पंखा जो है वो गर्मी के मौसम में अधिक आराम की अनुभूति कराता है, क्यों? क्या पंखा ठंडी हवा देता है इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, ये भी नहीं सही है। हवा की चालकता बढ़ जाती, ये भी नहीं। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, जी हाँ यही सही है। हमारा पसीना जो होता है वो हवा, जब हवा चलता है, पंखा चलता है, तो पसीना जो है वो तेजी से वाष्पित होता रहता है, जिसके कारण हमें अधिक मतलब ठंड का एहसास होता है, गर्मी जो है वो कम लगने लगती है। किस कारण? हमारा पसीना जो है वो तेजी से वाष्पित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, अगर आपके कमरे में एक रेफ्रिजरेटर रखा है, एक फ्रिज रखा है, अगर आप उसका दरवाज़ा खोल देते हैं तो क्या होगा? आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप कमरे को रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर जो होता है ना वो ठंडा होता है, लेकिन अगर आप कमरे को अपने गर्म करना चाहते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खुला छोड़ के रख देंगे तो आपका कमरा जो है वो थोड़ी देर तक गर्म हो सकता है, ठंडा नहीं होगा, गर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में संपीड़ित गैसों का यूज किया जाता है। अगर आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो आपका जो रूम है, आपका जो कमरा है वो थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाएगा। ठीक है, कमरे का जो टेम्परेचर है आपके कमरे का उससे थोड़ा गर्म हो जाएगा, तापमान बढ़ जाता है कमरे का, रेफ्रिजरेटर खोलने से तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजों को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? पीएच मान आपको पता है 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल होती है, जिसमें से जो न्यूट्रल होता है वो 7 पर होता है। इसके इधर आएंगे तो आपको अम्लीय मिलेगा और इसके इधर जाएंगे तो आपको क्षारीय मिलेगा, यानी कि एल्कलाइन मिलेगा। अब आपसे पूछा है कि किसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। तो जो जल होता है, शुद्ध पानी होता है H2O, इसका जो पीएच होता है ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं पे बात करें उदासीन विलयन, जिसे न्यूट्रल कहा जाता है, उदासीन विलयन, इसका भी पीएच 7 होता है। ठीक है, दोनों का पीएच, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है और जल का भी पीएच मान 7 है और उदासीन विलयन यानी कि न्यूट्रल भी 7 ही होता है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। ठीक है, क्षारीय विलयन 7 से जब ऊपर जाएंगे 7 से 14 तक तब आपको क्षारीय विलयन मिलेगा, और जब आप 0 से लेकर 6 तक आपको अम्लीय विलयन मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन या उदासीन विलयन? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो क्षारीय विलयन होता है इसका मान 7 से अधिक होता है, 7 से कम अम्लीय होगा, और अगर 7 है तो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान कितना है? पानी का पीएच मान 7 होता है, यानी कि पानी उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? यानी कि एसिड का विशिष्ट गुण क्या है? बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना,
pH 7 से अधिक, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। pH 7 से अधिक आपको बेस होता है। अभी मैंने आपको बताया कि pH 7 से अधिक जो होगा तो वो बेस होगा, यानी कि क्षार होगा। यहाँ पे आपको एसिड यानी कि अम्ल के बारे में पूछा है। अब आपको अम्ल के बारे में जानना है कि वो नीले लिटमस को लाल करता है या लाल लिटमस को नीला करता है। तो इसका एक ट्रिक होता है छलनी करके, छलनी। छलनी सबके घर में यूज होता है और ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। छलनी, छलनी से आप याद कर सकते हैं क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर क्षार जो होता है, बेस जो होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देगा तो एसिड इसका अपोजिट कार्य करेगा, यानी कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको एक याद हो जाता है कि क्षार जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है तो आप लाल लिटमस को नीला कर देता है छलनी, तो लाल को नीला कर देता है क्षार, और फिर एसिड क्या करेगा, इसका अपोजिट कार्य करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड है उनका समान गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक या फिर उदासीन। तो इसका सही जवाब है तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड है वो बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है? वो कौन सा पदार्थ है इसमें से जिसको किसी अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनेगा? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब हम किसी अन्य पदार्थ के साथ गर्म करते हैं तो वो अम्ल बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, Al2O3 और ZNO। ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है? अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, CO2 मुक्त करता है। ठीक है, अम्ल धातु जो होता है ये जब कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो क्या मुक्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको 3 परखनलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल और अन्य दो में एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? आपसे पूछा लाल लिटमस नीला किसमें हो जाएगा। ये सब कुछ आपको बस ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए दिया, बस आपको इतना बताना है लाल लिटमस नीला किसमें हो जाएगा, आसुत जल में, अम्ल में या क्षार में। तो अभी हम लोगों ने देखा था छलनी, लाल लिटमस हो रहा था नीला किसमें? क्षार में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षार में। क्षार में क्या होता है? लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगर यहीं पे आपको दे दे कि क्षार में डालने पर नीला लिटमस कैसा होगा, तो वो अपना रंग नहीं बदलेगा। नीला लिटमस जो होगा वो क्षार में रंग नहीं बदलेगा, लेकिन अगर लाल लिटमस है तो वो नीला हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क HCl यानी कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस शुष्क लिटमस पत्र पर रंग क्यों नहीं बदलता है? क्यों नहीं बदलता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होगा। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखिए आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो शुष्क HCl है, यानी कि शुष्क है, और लिटमस पेपर भी शुष्क है, यानी कि भीगा नहीं है, दोनों ही सूखे हैं। अगर दोनों ही सूखे हैं, उसमें जल नहीं है, उसमें कोई भी आयन मौजूद नहीं है, तो वो क्रिया नहीं करेगी। अगर यही जो मैंने अभी तक आपको बताया कि क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन अगर आपको यहीं पे शुष्क लाल लिटमस दे दे तो ये अपक्रिया नहीं करेगा। अगर दोनों ही शुष्क हैं, क्षार भी शुष्क है, लिटमस पेपर भी शुष्क है, तो ये अपक्रिया नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें H3O+ आयन मौजूद नहीं होते हैं, और जब तक H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे तो ये अपक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या आयनिक बंध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्केन जो होता है वो कार्बन के 2 परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। एल्कीन जो होता है वो कार्बन के 2 परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। और एल्काइन में कार्बन के 2 परमाणु ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, 3 बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इथेन, मीथेन या इथीन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा इथीन। इथीन जो है ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इथीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर कोई भी जैविक है, कोई भी जैविक पदार्थ है, जैविक जीव है, जंतु है, संसार में कुछ भी अगर जीवित है तो वो बिना कार्बन के निर्मित नहीं है, उसमें कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? हाइड्राइड के रूप में, जल के रूप में, हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से, उपयुक्त से एक, इनमें से कोई नहीं। ये आप देख पा रहे हैं 70 बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बीपीएससी ही टीचिंग परीक्षा के एग्ज़ाम कराती है और वही स्टेट पीसीएस के भी एग्ज़ाम कराती है। तो ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के देती है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लेगी लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप इन सब का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, अगर हम भौतिक रूप से हाइड्रोजन को भंडारित करते हैं तो उसे हाइड्राइड के रूप में भंडारित किया जाता है। ठीक है, भौतिक रूप से हाइड्रोजन को हाइड्राइड के रूप में भंडारित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल कहा जाता है। इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, केरोसिन क्या है? केरोसिन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है और इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है सीक्रेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयुक्त होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन। जो सिगरेट हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग सिगरेट जलाने के लिए लाइटर का यूज करते हैं, उसमें पूछा है कि कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का यूज किया जाता है। ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। इसका जो फार्मूला होता है ब्यूटेन का वो होता है C4H10। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10 ब्यूटेन का फार्मूला होता है और ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये सिगरेट लाइटर में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन। देखिए यहाँ से आपसे पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस के कौन कौन से घटक हैं, तो आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन चारों ही ग्रीन हाउस गैसों के घटक हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस वे होती हैं जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय अवकरण विकिरण को अवशोषित तथा उत्सर्जित करती हैं। उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं और जो वायुमंडल की ऊष्मा होती है, जो सूर्य द्वारा वायुमंडल पे ऊष्मा दी जाती है, टेम्परेचर होता है, ये इसको कम नहीं होने देती हैं, उन्हीं को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प, ये भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड ये लाफिंग गैस है। इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसे N2O कहा जाता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होता है, इसे एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये लगता है कि मतलब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। यहीं पे अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देता, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2O दोनों दिया होता तो आप N2O को नहीं मार्क करते क्योंकि आपको लगता है कि नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसको बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा कि वाटर वेपर और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है। बायोगैस का प्रमुख अवयव पूछा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। मीथेन जो होता है ये बायोगैस का प्रमुख अवयव होता है। ठीक है, बायोगैस इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, तो अगर आपने आसपास या अपने घरों में गोबर गैस को देखा होगा, गोबर गैस में यही जो बायोगैस है ये मीथेन गैस को निकालती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है, बायोगैस जो होता है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य घटक होता है। इसमें जो गोबर होता है, गाय की गोबर जो होती है, उसको एक जगह घोला जाता है, 2 गड्ढे बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा 2 गड्ढे बनाए जाते हैं, एक गड्ढे में पाइप लगा होता है जिससे मीथेन गैस आती है और हमारे मतलब जहाँ से हम खाना बनाते हैं वहाँ तक पहुँचाती है, या फिर लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, कुछ भी करते हैं वहाँ पे। और एक इसमें एक और रहता है, एक और इसमें ट्यूब लगा होता है, नली बनी होती है, जिससे जो अदर्स गैसें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से ऐसे यहाँ पे गोबर जो है वो यहाँ पे घोला जाता है और इसी गड्ढे में आके स्टोर हो जाता है, और ये गड्ढा पूरी तरह से कवर्ड होता है। जब ये पूरी तरह से कवर्ड होता है तो इसके अंदर अंदर इसमें मीथेन गैस बनती है और इसी को बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, यानी कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो जो बेंजीन होता है उसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेंजीन क्या है, बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6 इसका फार्मूला होता है, और इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। बेंजीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं, 6, और हाइड्रोजन के परमाणु कितने होते हैं, 6, क्योंकि C6 और H6 इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ से पूछा है कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं बेंजीन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोयले का उपयोग होता है जलाने में, खाने में, दीवार बनाने में या नाव बनाने में। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2005 BPSC CDPO प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोयले का उपयोग जलाने में किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जलाने के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, मात्र रिडक्शन के द्वारा, एस्ट्रिफिकेशन के द्वारा, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों के द्वारा। तो जो अल्कोहल होता है इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के द्वारा अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अल्कोहल या क्लोरोफिल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्कर का किण्वन। शक्कर का फार्मूला क्या होता है, जो शुगर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये एक शुगर का फार्मूला होता है, C6H12O6। लेकिन जब शक्कर की जो शर्करा होती है वो C12H22 और वो 11 होता है। इसका जब किण्वन एथिल अल्कोहल के इसका जब किण्वन होता है तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसके किण्वन से क्या बनता है, एथाइल अल्कोहल या फिर एथिल अल्कोहल बनता है। एथाइल अल्कोहल कहीं कहीं एथिल अल्कोहल भी लिखा रहता है या फिर एथाइल अल्कोहल लिखा रहेगा, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से एथिल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुलक के ऊपर देख लेंगे जो हमारे एग्जाम में आए थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आइसोप्रीन, स्टायरिन, विनाइल एसीटेट, प्रोपीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राकृतिक रबड़ है वो आइसोप्रीन का बहुलक है, और ये 65 BPSC 2019 साथ ही साथ 66 BPSC री एग्जाम में 2019-2020 दोनों में कंटिन्यू ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किसका बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसे PTFE कहा जाता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दे देगा, PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये इसका बहुलक कौन सा है, टेफ्लॉन। ठीक है, इसको कॉमन भाषा में क्या कहा जाता है, टेफ्लॉन कहा जाता है। ये एक ठोस फ्लोरोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये एक फ्लोरोकार्बन है। इसे भी याद रखिएगा कि ये फ्लोरोएथिलीन है, इसलिए ये फ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। ओके,
अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किस संघनन से बनता है? बेकेलाइट पूछा है कि किसके किसके मिश्रण से बनता है। तो जो बेकेलाइट है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम जो होता है, इसका जो केमिकल नेम है वो पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकॉल एनहाइड्राइड है। बहुत बड़ा नाम है इसका, पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकॉल एनहाइड्राइड। ठीक, और ये क्या है? ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडक्शन से बनता है। ठीक है, जब इसका फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन होता है, कंडेंशन होता है, तो उसके बाद क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्पार्टम, फ्रेयॉन, नियोप्रिन या वेनाड्रिल, इसमें से बताना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो स्पार्टम क्या है? स्पार्टम एक मधुरक है। इसको चीनी के रूप में, मीठे के रूप में यूज किया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ आइसक्रीम बनता है, कोल्ड ड्रिंक बनता है, इसी स्पार्टम का यूज किया जाता है क्योंकि चीनी महंगा पड़ता है। और ये जो होता है, अगर इसकी जो मात्रा होती है, हल्की सी भी मात्रा बहुत मीठी होती है। ठीक है, इसी को कृत्रिम मधुरक के रूप में यूज किया जाता है, इस एस्पार्टम को। फ्रेयॉन क्या है? फ्रेयॉन प्रशीतक है। ये शीतलन का कार्य करता है। ये हमारे एसी, रेफ्रिजरेटर आदि में यूज किया जाता है फ्रेयॉन का प्रशीतक के रूप में। नियोप्रिन ये संश्लेषित रबड़ है नियोप्रिन। और बेनाड्रिल क्या है? प्रतिहिस्टेमीन है। ऑप्शन 2। तो यानी कि पहले का तीन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, पहले का 3। और फ्रेयॉन क्या है? प्रशीतक है, यानी कि दूसरे का 4 केवल ऑप्शन सी में मिल रहा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया तो हम आगे भी मैच कर लेंगे। नियोप्रिन संश्लेषित रबड़ ऑप्शन ए, और बेनाड्रिल ऑप्शन 2। ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्पार्टम कृत्रिम मधुरक, फ्रेयॉन प्रशीतक, नियोप्रिन संश्लेषित रबड़ और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमीन के रूप में यूज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? केवलर, नायलॉन, टेरिलिन या ट्वीड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवलर। केवलर का यूज़ ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? केवलर का यूज किया जाता है। ठीक है, केवलर एक पॉलीएमाइड है। केवलर क्या है? एक पॉलीएमाइड है जो एक प्रकार का बहुलक है। ठीक है, यह एक गर्म प्रतिरोधी और उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर है। क्या है? गर्म प्रतिरोधी और उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर है, और इसका यूज जो है ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फर्श, टाइल्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ जो है वो फर्श के टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है। टाइल्स बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। जिसमें अगर कोई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल की बात करें तो मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और इसका यूज किस में किया जाता है? फर्श के टाइल्स बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HMX का फुल फॉर्म पूछा है। HMX का फुल फॉर्म क्या है? HMX का फुल फॉर्म क्या है? तो HMX का फुल फॉर्म होगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। H हाई, M से मेल्टिंग और X से एक्सप्लोसिव, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, केवल ए, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ये HMX का फुल फॉर्म है। इसको एटॉम्स भी लिखा जाता है कहीं कहीं, HMX, इसको आक्टोजन कहा जाता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव इसका फुल फॉर्म है। ठीक, ये जो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटक, रॉकेट ईंधन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग विस्फोटक, रॉकेट इंजन आदि चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। हिस्ट्री ज्योग्राफी का अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ इसी चैनल पर
आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो और बिहार जीके के भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के साथ। तो आप उन्हें भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।